आइए देखते हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। अब देखिए, आपको यहां से स्केलर कौन से और वेक्टर कौन से ये फाइंड करना है। देखिए, वॉल्यूम स्केलर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है, एक्सेलेरेशन ये वेक्टर है, डेंसिटी स्केलर है, नंबर ऑफ मोल्स ये एक तरह से नंबर है तो स्केलर है, फिर वेलोसिटी वेक्टर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ये वेक्टर है, फिर एंगुलर वेलोसिटी इसमें नाम ही है वेलोसिटी तो ये वेक्टर है। यानी कि यहां पे 4 वेक्टर है, बाकी सारे स्केलर हैं। फिर देखते हैं 4.2, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। आपको स्केलर क्वांटिटी इसमें से फाइंड कर देनी है। देखिए, फोर्स वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, वर्क स्केलर है, करंट स्केलर है, लीनियर मोमेंटम एक तरह से मोमेंटम है तो वो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वो एक तरह से वेलोसिटी है तो वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट ये दरअसल 12th में आता है लेकिन ये वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो वेक्टर है। यानी कि यहां पे 2 स्केलर है, बाकी सारे वेक्टर है। अब देखते हैं 4.3, पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। यहां पे सिर्फ वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए, टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इंपल्स इसको इंपल्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं ये वेक्टर है, टाइम स्केलर है, पावर स्केलर है, टोटल पाथ लेंथ स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर है, चार्ज ये भी स्केलर है। यानी कि यहां पे ये इंपल्स या फिर कहें कि इंपल्स ऑफ फोर्स ये एक ही वेक्टर है, बाकी सारे स्केलर है। अब देखते हैं 4.4, स्टेट विथ रीजंस whether the following algebraic operation with scalar and vector physical quantities are meaningful or not। चलिए, सबसे पहला है एडिंग एनी 2 स्केलर्स, यानी कि आप 2 स्केलर को ऐड कर सकते हो कि नहीं, ये बात मीनिंगफुल है कि नहीं वो आपको रीजन के साथ समझाना है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे रीजन आपको एक्सप्लेन तो कर देता हूं लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम जाएगा, बट इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी होगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ देखिए, पहली बात है कि एडिंग ऑफ एनी 2 स्केलर्स, क्या हम स्केलर्स को कोई भी 2 स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं? आंसर है जी नहीं, आप सभी स्केलर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। अगर 2 स्केलर्स सेम डायमेंशन के हैं तो ही आप ऐड कर सकते हो, यानी कि दरअसल सेम स्केलर्स हो तो ही आप ऐड कर सकते हो, अलग अलग स्केलर को ऐड नहीं कर सकते आप। जैसे कि मास और टेम्परेचर ऐड कर सकते हो क्या आप? 4 किलो मास प्लस 30 डिग्री सेल्सियस ये ऐड कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। दोनों स्केलर है फिर भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है, दोनों का डायमेंशन अलग है, इसलिए सेम डायमेंशन हो यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हो तभी आप इसको ऐड कर सकते हो। फिर बी में देखिए, एडिंग अ स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस, नहीं ये भी नहीं कर सकते आप। समझिए, आपको यहां पे पूछा है कि एक स्केलर और उसके जैसा ही डायमेंशन जिसका हो ऐसा वेक्टर ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। एग्जांपल, स्पीड और वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन फिर भी दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ऐसा ही एक दूसरा है वर्क और टॉर्क। वर्क स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है, तो टॉर्क में डायरेक्शन आती है, वर्क में डायरेक्शन नहीं आती, जबकि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, दोनों के यूनिट भी सेम है, न्यूटन मीटर, ऑलराइट, लेकिन फिर भी हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो स्केलर और वेक्टर सेम डायमेंशन के हो तो भी ऐड नहीं हो सकते। फिर देखिए, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, हाँ ये कर सकते हो आप किसी भी स्केलर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एफ इजिकल टू एम ए इक्वेशन आप जानते हो, तो एम ए लिखते हो आप, यानी कि मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास जो है वो स्केलर है,
एक्सेलेरेशन वेक्टर है फिर भी आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, हाँ ये भी आप कर सकते हो। आप कोई भी दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना, जैसे कि चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। अब I यानी कि करंट स्केलर है, T यानी कि टाइम स्केलर है, तो दोनों स्केलर है, आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर एडिंग एनी टू वेक्टर्स, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, नहीं ये नहीं हो सकता। समझिए क्यों नहीं हो सकता। आप कोई भी दो वेक्टर थोड़ी ऐड कर सकते हो। आप फोर्स और वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता। फोर्स के साथ फोर्स ऐड होगा, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगा, लेकिन आप कोई भी दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। फिर एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। समझिए ये नहीं हो सकता। आप किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते। मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मैं लिख दूं कि भाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 कैरेट i प्लस 5 कैरेट j, ठीक है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा वेलोसिटी का। अब देखिए ये है वेक्टर और ये है इसका x कंपोनेंट। 4 जो है वो उसका x कंपोनेंट है। समझिए 4 कैरेट i नहीं, सिर्फ 4 वो उसका x कंपोनेंट है, 5 उसका y कंपोनेंट है, राइट। अब मैं 4 और वेलोसिटी v को ऐड कर सकता हूं? कभी नहीं, क्योंकि ये तो वेक्टर है और ये 4 तो स्केलर है। समझ रहे हो? तो जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर होता है, तो स्केलर को वेक्टर के साथ आप ऐड नहीं कर सकते हो। फिर 4.5 रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, हाँ ये तो सबको पता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या होता है? स्केलर ही होता है ना। वो मैग्नीट्यूड है, एक तरह से नंबर है, तो ऑब्वियसली वो स्केलर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, यही बात की ना हमने यहाँ पे। ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट है ये दोनों, तो क्या है वो दोनों स्केलर है। हाँ तो सही बात है, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। फिर देखते हैं। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, नहीं ये बात सही नहीं, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। समझिए आप जरा, टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम हो सकते हैं लेकिन हमेशा सेम नहीं होते। आप समझिए, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ऐसे हाफ सर्कल बना रहा है, ठीक है, तो उसकी जो पाथ लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? पाई आर, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2r। तो पाई आर और 2r क्या सेम है? नहीं है सेम, है ना। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं। यहाँ पे जो ये ऑलवेज लिखा है ना, ये सही बात नहीं है कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सही नहीं है। यस आप ऐसे कर सकते हो कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे कह सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है, किससे? एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, सॉरी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। हाँ ये बात सही है। ये बात इसलिए सही है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये आंसर सी में देखा कि भाई पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड जितना या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। तो फिर ऑब्वियस है कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड जितना या फिर उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड यानी कि पाथ लेंथ अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो ऑब्वियसली बात है कि एवरेज स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जितना या उससे ज्यादा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 वेक्टर्स
not lying in a plane can never add up to give a null vector. बहुत सही बात है भाई, ये करेक्ट है, क्योंकि जब तक तीन वेक्टर एक ही प्लेन में ना आ रहे हो तब तक उनका एडिशन जीरो नहीं हो सकता। आपको यहां पे कहा है कि नल वेक्टर नहीं हो सकते, सही बात है। देखिए ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे मैं ये दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ एक और वेक्टर है। अब सपोज कि इसका नाम कुछ इस तरह से, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। अब अगर इन तीनों से नल वेक्टर मिल रहा हो, नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर मिल रहा हो, ये जीरो हो जाता हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आने चाहिए। देखिए ऐसा क्यों जरूरी है मैं आपको समझा देता हूं। होता यह है कि ये जो बी और सी वेक्टर है ना, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आपको ऐसे मिलेगा। ये आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कि इसका नाम मैं दे देता हूं लेट अस से के पी वेक्टर, इस तरह से पी वेक्टर कह देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो अब ये पी वेक्टर और ये ए वेक्टर दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी जाके ये जीरो हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि नहीं भाई मुझे वेक्टर ए जो है ना वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर चाहिए, ऐसा ऊपर की ओर चाहिए, समझो आप। अगर ये वेक्टर ए बोर्ड के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की ओर हो तो क्या इन तीनों का एडिशन जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जीरो करना है तो आपको तीनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन में लेना पड़ेगा। तो यहां पे यही पूछा था, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप एंड गिव नल वेक्टर। सही बात है, अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में नहीं है तो वो कभी नल वेक्टर नहीं दे सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन 4.6, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। यानी कि आपको यहां पे जो वेक्टर इनइक्वालिटीज दी है वो आपको किसी तरह से प्रूव करनी है, ज्योमेट्रिकली प्रूव कीजिए या फिर अदरवाइज प्रूव कीजिए। हम इसे अदरवाइज यानी कि इक्वेशनली प्रूव करेंगे। साथ ही आपको बताना है कि व्हेन डज द इक्वलिटी साइन अबव अप्लाई। यहां पे आप देख पा रहे हो कि हर एक जगह पे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह से। तो यहां पे इक्वल टू साइन कब अप्लाई कर सकते हो ये भी आपको बताना है। चलिए तो इस सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें सभी जगह पे लेफ्ट साइड देखिए आप, ये वेक्टर ए प्लस बी है। पहले कह दूं कि ये वेक्टर है, ये बोल्ड दिखा है ना, ए और बी दोनों बोल्ड दिखा है, इसका मतलब ये वेक्टर है। तो ये वेक्टर ए प्लस बी है, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी है, यहाँ पे वेक्टर ए माइनस बी है, यहाँ भी वेक्टर ए माइनस बी है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के लिए कुछ प्रूव करता हूं। देखिए आप, इफ वेक्टर P is equal to वेक्टर A प्लस बी, यानी कि A प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर अगर P है तो आप जानते हो कि इसमें P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो जाना माना इक्वेशन ही है, राइट। अब यहां पे देखिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा यानी कि वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो, थीटा इज इक्वल टू 0, ये पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, क्योंकि कॉस 0 यानी 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, तो फिर आप कह सकते हो कि P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या है? ये है a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू a प्लस बी, राइट। P इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1। फिर आगे बढ़ते हैं।
फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो P क्या हो जाता है, देखिए P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे तो cos 90 0 हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि P इज लेस देन ए प्लस बी। जरा ये बात समझिए आप, देखिए आप ये इक्वेशन कब लिख सकते हो, ये पाइथागोरस लॉ है कि नहीं। ये इक्वेशन आप तब लिख सकते हो जब आपको कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल मिलता हो, यहाँ पे ये ए साइड हो, ये बी साइड हो और ये पी साइड हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है, ये साइड हमेशा इन दोनों साइड के एडिशन से तो कम ही रहेगी। ये तो ट्राइंगल का रूल ही है ना, कोई भी साइड दूसरी दो साइड के एडिशन से कम ही होती है। तो मैंने लिखा कि P इज लेस देन A प्लस बी, तो इसमें कुछ गलत है नहीं, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए। चलिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर कर लेता हूं पहले। अब बढ़ते हैं हम फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो P क्या हो जाएगा समझिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि cos 180 यानी कि -1 हो जाएगा, तो ये जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगी -2ab। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ इंटू ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू a माइनस बी, राइट। इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। अब मैं लिख सकता हूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं P इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी, है ना। यहाँ पे 1 में क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू a प्लस बी, 2 में क्या मिल रहा है, P इज लेस देन a प्लस बी। इसका मतलब P इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी। बट अब P क्या है, P है वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं लिख सकता हूं ये P दरअसल मोड ऑफ वेक्टर a प्लस बी है ना। और उसके लिए हम लिख सकते हैं विच इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी। अब a यानी कि क्या, a का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ a, प्लस b यानी कि b का मैग्नीट्यूड मोड ऑफ b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, राइट। ये हो गया आपका पहला आंसर, यानी कि A ट्रू हो गया इसमें, ठीक है। और हमने इक्वेशन 1 में देखा कि P इजकल टू A प्लस बी होता है। ये कब होता है, जब थीटा इजकल टू 0 ले लें। तो हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं कि फॉर थीटा इजकल टू 0 ये मोड ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B। हमें ये भी मांगा है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो जब थीटा इजकल टू 0 है तब मोड ऑफ A प्लस बी इजकल टू मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें इक्वेशन 1 और 3 की ज़रूरत पड़ेगी, अब आप इसको याद रखना। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेता हूँ और अब हम लिखते हैं यहाँ पे नाउ फ्रॉम
इक्वेशन वन क्या था कि भाई P इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब सीधी सी बात है कि ए प्लस बी जो है वो ए माइनस बी से तो बड़ा ही होगा ना। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना, सिंपल नंबर है ये। तो ए प्लस बी जो होगा वो ए माइनस बी से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि मोड ऑफ ए प्लस बी, ये पी क्या है, मोड ऑफ ए प्लस बी है ना, मोड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन थ्री क्या है, P इज इक्वल टू ए माइनस बी, बट P क्या है, P है मोड ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो अब देखिए, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों को साथ में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, सो मोड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ए क्या है, ये है मोड ऑफ ए, माइनस बी क्या है, मोड ऑफ बी, राइट। मोड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। सही है ना, ये प्रूव हो गया बी। यहां भी हम ये मेंशन कर देते हैं कि ये इक्वल कब होता है। देखिए, ये इक्वल होता है यहाँ पे इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 3 जब थीटा इज इक्वल टू 180 है तब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। सही है, मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। ऐसा कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये दो अनइक्वलिटीज तो प्रूव हो गई। अब और दो फाइंड करते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ, और अब हम ऐसे लिखते हैं, इफ वेक्टर Q is equal to vector A minus B, then Q will be equal to under root of A square plus B square minus 2AB cos theta। इस तरह से इक्वेशन आएगा, है ना। यहाँ पे ये माइनस है इसलिए ये टर्म जो है माइनस हो जाती है। अब हम यहाँ पे तीन अलग अलग केस ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे में ये Q का इक्वेशन क्या हो जाएगा, समझिए। Q विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे जो कॉस 0 है वो हो जाएगा 1, राइट। इसलिए यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस 2AB। बट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि Q इज इक्वल टू A माइनस बी। सही है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 4। ऑलराइट, अब देखिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री Q विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि कॉस 90 हो जाता है 0,
तो ऐसे में आप कह सकते हो कि भाई क्यू स्क्वायर इजकल टू जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से फिर वही बात कि ऐसा आप कब लिख सकते हो, जब आपके पास ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल हो, यहाँ पे ए साइड हो, ये बी साइड हो और ये क्यू साइड हो, तो ऐसा आप कह सकते हो, पाइथागोरस इक्वेशन लगा सकते हो। अब इसके ऊपर आगे बात करते हैं हम कि अगर हम ऐसा कह पा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि Q इज लेस देन A प्लस बी, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कोई भी साइड चाहे वो हाइपोटेनस क्यों ना हो, वो दूसरी दो साइड के एडिशन से तो हमेशा कम ही रहती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि तो फिर Q इज लेस देन A प्लस बी। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 5। अब हम ले लेते हैं फॉर थीटा इजकल टू 180 डिग्री। अब इसमें Q क्या हो जाएगा, सोचिए। Q हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो cos 180 आएगा ना वो भी -1 हो जाएगा, है कि नहीं। cos 180 यानी कि -1। तो फाइनली ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हो आप, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा इक्वेशन q इजकल टू जस्ट a प्लस बी। राइट, इसको नाम दे देते हैं हम 6th इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशन से यानी कि 4, 5 और 6 पे से हमारा एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, देखिए ये है 5 और ये है 6, इन दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि Q इज लेस देन और इक्वल टू A प्लस बी, राइट। लेकिन Q क्या है, Q है दरअसल A माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि मोड ऑफ A माइनस बी, राइट। दैट इज इक्वल टू और लेस देन मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ बी, राइट। तो देखिए आप, ये आ गया आपका तीसरा इक्वेशन, तीसरा प्रूफ कि मोड ऑफ A माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये इक्वल कब हो सकता है, हमें ये भी तो कहना है कि ये इक्वल कब होता है। तो वो आपको दिख रहा है इक्वेशन 6 में, और ये इक्वेशन 6 कब पॉसिबल बनता है, जब थीटा इजकल टू 180 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर थीटा इजकल टू 180 डिग्री क्या होता है तब, मोड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं जब थीटा इजकल टू 180 डिग्री है। चलिए अब हम यहां पे इक्वेशन 4 से क्या कह सकते हैं देख लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से आप कह सकते हो कि Q इजकल टू A माइनस बी, बट Q क्या है, Q है मोड ऑफ A माइनस बी, राइट। और ये क्या है, A माइनस बी यानी कि मोड ऑफ A माइनस मोड ऑफ B, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 6 आप क्या कह सकते हो, देखिए Q इजकल टू
a plus b, but a plus b is always greater than a minus b, है कि नहीं? ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो a प्लस बी तो हमेशा a माइनस बी से बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका मतलब ये हुआ कि q इज ग्रेटर देन a माइनस बी, है ना? तो मैं लिख देता हूं कि q इज ग्रेटर देन a माइनस बी। बट अब q क्या है यहाँ पे? अगेन q जो है वो है मोड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ बी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ये है मोड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b, और ये है मोड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b। तो इन दोनों से आप ये लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं अब मोड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b, राइट? और ये है आपका आंसर डी। आ गया ना डी? यहां भी हमें कहना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल कब होते हैं? ये इक्वल होते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, और इक्वेशन नंबर 4 किसके लिए था? थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। तो मैं लिख देता हूं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 मोड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b, राइट? तो ये हो गया प्रूव आपका पूरा क्वेश्चन 4.6। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन और आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।